ब्रह्मगुप्त गणित ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे। वराहमिहिर और आर्यभट्ट के बाद तथा भास्कराचार्य से पहले जिन भारतीय गणितज्ञों पर सबसे अधिक शोध कार्य हुए हैं उनमें ब्रह्मगुप्त का नाम सर्वोपरि है। भास्कर के इनके ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को आधार बनाकर ही अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की है। भास्कराचार्य ने इनको गणक चक्र चूड़ामणि कहकर इनके प्रति अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त की है। इससे इनकी महत्ता को समझा जा सकता है। नाम, जन्मकाल, जन्म स्थान। इनके नाम, जन्म स्थान व जन्मकाल के विषय में कोई संशय नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा है कि मैं जिष्णु पुत्र ब्रह्मगुप्त शक 550 में 30 वर्ष की आयु में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना करता हूँ, जिससे पता चलता है कि इनका जन्म शक 520 में हुआ था और इनके पिता का नाम जिष्णु था। इनका जन्म स्थान आबू पर्वत और लूणी नदी के बीच भीलमाल या भीनमाल नामक गांव है। ब्रह्मगुप्त ये भीनमाल के रहने वाले यह किंवदंती आज भी गुजराती ज्योतिषियों में बहुत प्रचलित है। गुजराती विद्वान स्वयं को ब्रह्मगुप्त परंपरा का बताकर उनके प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करते हैं। 3 परंपराएं बताई गई हैं: आर्य परंपरा, सौर परंपरा और ब्रह्मगुप्त परंपरा। अगर हम ब्रह्मगुप्त की रचनाओं के बारे में बात करें तो इनके 2 रचनाएं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो कि एक सिद्धांत ग्रंथ है और खंड खाद्य जो कि एक लघुकरण ग्रंथ है, बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना 550 शक में 30 वर्ष की आयु में की थी। उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना ग्रहों का प्रत्यक्ष वेद करके की थी। वे इस बात के पक्षधर थे कि समय समय पर गणना और वेद के अंतर को वेद के द्वारा गणना करके शुद्ध कर लेना चाहिए। इस ग्रंथ में कुल 24 अध्याय हैं तथा 1008 श्लोक हैं। प्रथम भाग में 1 से लेकर 10 की संख्या में अधिकार हैं तथा द्वितीय भाग में 11 से लेकर 24 तक अध्याय हैं। तो प्रथम अध्याय में पहला अध्याय है मध्यमाधिकार, जिसमें ग्रहों की मध्यम गति की गणना विधि बताई गई है। दूसरा है स्पष्ट अधिकार, जिसमें ग्रहों को स्पष्ट करने की अनेक विधियां बताई गई हैं। तीसरा है त्रिप्रश्नाधिकार, जिसमें दिक्, देश व काल संबंधी विषयों पर चर्चा की गई है। चौथा है चंद्र ग्रहण अधिकार, जिसमें चंद्र ग्रहण की साधन विधि बतलाई गई है। 5वां है सूर्य ग्रहण अधिकार, जिसमें सूर्य ग्रहण की साधन विधि बताई गई है। 6ठा है उदय अस्त अधिकार, जिसमें चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये सूर्य के कितने पास आकर उदय हो जाते हैं या अदृश्य हो जाते हैं या कितनी दूर जाने पर उदित हो जाते हैं, यह बताया गया है। 7वां अध्याय है चंद्र श्रृंगोन्नति अधिकार। इसमें शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चतुर्थी तक चंद्रमा के श्रृंग के आकार व श्रृंग किस दिशा में उत्तर या दक्षिण में उन्नत होगा, इस विषय पर चर्चा की गई है। 8वां है चंद्र छाया अधिकार। इसमें उदित व अस्त होते चंद्रमा के वेद से छाया की ज्ञान विधि बताई गई है। 9वां है ग्रह युति अधिकार। इसमें ग्रहों की युति की गणना विधि बताई गई है। 10वां है भग्रह युति अधिकार। इसमें नक्षत्र या तारों के साथ ग्रहों की युति कब होती है, इसकी गणना कैसे होती है, यह बताया गया है। इसके बाद द्वितीय भाग में यानी 11वां अध्याय है तंत्र परीक्षा अध्याय। इसमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के कुछ विषयों का उन्होंने खंडन किया है। 12वां अध्याय है गणित अध्याय। इसमें अंक गणित व पाटीगणित के विषयों का वर्णन है। 13वां अध्याय है मध्यगति प्रश्नोत्तराध्याय। इसमें ग्रहों की मध्यगति संबंधी प्रश्न उत्तर हैं। 14वां अध्याय है स्फुट गति उत्तराध्याय। इसमें ग्रहों की स्पष्ट गति संबंधी प्रश्नोत्तर हैं। 15वां अध्याय है त्रिप्रश्नोत्तराध्याय। इसमें त्रिप्रश्नाध्याय संबंधी प्रश्न उत्तर हैं। 16वां अध्याय है ग्रहणोत्तराध्याय। इसमें सूर्य चंद्रमा के ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर हैं। 17वां अध्याय है श्रृंगोन्नतोत्तराध्याय। इसमें चंद्रमा की श्रृंगोन्नति संबंधी प्रश्न उत्तर हैं। अर्थात 13 से 17 तक सिद्धांत ज्योतिषीय प्रश्न उत्तर पर चर्चा है। इसके बाद 18वां अध्याय है कुट्टक अध्याय। इसमें कुट्टक की विधि से प्रश्नों का उत्तर जानने की रीति बतलाई गई है।
19वां अध्याय है शंकु छाया दिज्ञानाध्याय। इसमें त्रिकोण सममिति से संबंधित गणित तथा छाया से समय या वस्तु की ऊंचाई जानने की विधि बताई गई है। 20वें अध्याय में गणित के विशेष प्रकार का विवेचन किया गया है। 21वें अध्याय गोलाध्याय में भूगोल व खगोल संबंधी गणनाएं की गई है। 22वें अध्याय यंत्र अध्याय में अनेक प्रकार के यंत्रों का वर्णन है। 23वें अध्याय मानाध्याय में नवविधि कालमानों की चर्चा की गई है। 24वें अध्याय संज्ञाध्याय में स्वरचित ग्रंथ के अध्यायों की संज्ञा की गई है। यंत्राध्याय में उन्होंने पहली बार नतांश उन्नतांश के बारे में ज्ञान हेतु तुरीय यंत्र की निर्माण विधि और उसके प्रयोग के बारे में बताया है। इसके बाद इनका एक दूसरा ग्रंथ है खंड खाद्य ग्रंथ, जो कि एक लघुकरण ग्रंथ है। इसकी रचना उन्होंने अपनी आयु के 67वें वर्ष में शक 587 में की थी। इसकी रचना तिथि, नक्षत्रों और ग्रहों की सुगम रीति से गणना करने के लिए की। यद्यपि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में आचार्य ने आर्यभट्ट के मतों का कहीं पर कारण बताकर और कहीं पर दुराग्रह के कारण खंडन किया है, किंतु इस ग्रंथ में आर्यभट्ट के मतों के अनुसार विभिन्न विषयों का उपस्थापन किया है। इस ग्रंथ में ब्रह्मगुप्त ने कई नवीन बातें भी बताई हैं और कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं, पूर्व तथा उत्तर। प्रथम भाग में 9 अधिकार हैं, जिसमें कुल 194 श्लोक आर्या छंद में हैं। दूसरे भाग में 5 अधिकार हैं, जिसमें कुल मिलाकर 71 आर्याएं हैं। अगर हम ब्रह्मगुप्त के योगदान की बात करें तो आर्यभट्ट प्रणीत आर्यभट्टियम में वेद यंत्रों की स्थूलता के कारण ग्रहों के गोलीय निर्देशांकों में स्थूलता को देखकर आचार्य ब्रह्मगुप्त ने सूक्ष्म वेद यंत्रों के द्वारा स्थूलता का निराकरण करते हुए सूक्ष्म गोलीय निर्देशांकों को प्राप्त किया है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों की स्थूलता का निराकरण किया है। आर्यभट्ट के अनुसार भूदिवस का मान 365 दिन 15 घटी 31 पल 15 विपल है। उन्होंने यानी आचार्य ब्रह्मगुप्त ने विषुव दिन के सूर्यकाल में सूर्य का वेध करके भूदिवस का मान 365 दिन 15 घटी 30 पल 15.5 विपल निर्धारित किया है। यह मान वर्तमान आधुनिक मान से 3 मिनट अधिक है। इसके अलावा तुरीय नामक विशेष काल मापक यंत्र जो नतोन्नतांश का भी सूक्ष्मतापूर्वक मापन करने में सक्षम था, इसके आविष्कारक भी आचार्य ही हैं। इस प्रकार खगोल शास्त्र के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। धन्यवाद।